लास्ट क्लास जो है फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन पढ़ा है, जो बॉडी में सेल डिवीजन होता है। आज हम लोग जो है सेल डिवीजन का मेन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोसिस। सेल डिवीजन दो टाइप में होता है, किसी ने बताया था कि एक माइटोसिस होता है जो सोमैटिक सेल्स को डिवाइड करता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब है कि बॉडी से जो पूरा बॉडी को कवर करता है, तो उसका डिवीजन के लिए माइटोसिस है। और सेक्सुअल सेल या फिर गोनैड्स जो सेक्स में काम आता है, जैसे मेल में हो गया स्पर्म और फीमेल में हो गया ओवम, तो इसका डिवीजन जो होगा उसको बोला जाता है मियोसिस। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा एज पेरेंट्स, पहला फीचर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज पेरेंट सेल। सोचो ह्यूमन के लिए अगर 46 है या 23 पेयर्स, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, जो दो नया सेल बनेगा, उसमें भी 46 पेयर्स होगा और 46 सर हाफ नहीं होगा, 23 नहीं, क्यों बता रहे हैं। इमर्ज जनरलाइज, अगर फ्लोर चार्ट में जाएंगे तो 46 में जब प्रोफेज से 23 किसका है? ह्यूमंस का, हम ह्यूमंस को कंसीडर कर रहे हैं। 46 किसका है? 46 ह्यूमंस का है, 23 पेयर होता है, 23 जोड़ा या 46। तो प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज में, ठीक है। जब हम एनाफेज में जाएंगे तो वहां पर क्रोमोसोम जो है मल्टीप्लाई यानी डिवाइड हो जाता है, डुप्लीकेट कर देता है, एक क्रोमैटिड डबल बन जाएगा, ठीक है। तो वहां जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो बन जाएगा 4n। इनिशियली में रखेंगे 2n और मिडिल पीरियड में यानी एनाफेज जाते जाते, ठीक है, एनाफेज जाते जाते क्रोमोसोम नंबर बन जाएगा 4n, यानी जो नंबर है उसको डबल कर दिया जाएगा। और उसके बाद 4n को जब डिवाइड करेंगे तो यहां बनेगा 2n, चलो ये फिर से क्लियर। 46 पेयर जो है, ठीक है, इनिशियली में रहता है। जब एनाफेज में जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में जब आएंगे तो एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है या सिस्टर क्रोमैटिड्स मल्टीप्लाई हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, अपने आप को ठीक कर देता है, डुप्लीकेट कर देता है। तो ये अकेली बात 46 है, उसको डबल करेंगे तो 92 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4n हो जाएगा, यानी एक्चुअल नंबर को डबल कर दिया। एक्चुअल नंबर मेरा 2n था और डबल कर दे तो 4n, ये 96 हो गया। अब 96 में 46 चले गए एक सेल के पास, 46 चले गए एक सेल, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इसीलिए माइटोसिस को बोला जाता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल डिवीजन। Mitosis is called diploid cell division because the number of chromosomes remains the same. The number of chromosomes remains the same. माइटोसिस का दो स्टेज होता है, पहला को बोला जाएगा कार्डियोकाइनेसिस और दूसरा को बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। दो स्टेज में मेरा माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है।
कार्डियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्डियोकाइनेसिस में नंबर ऑफ सेल वही रहेगा, याद रखोगे। कार्डियोकाइनेसिस में सेल्स का जो नंबर होगा वो 1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस डबल हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 रहेगा, लेकिन सेल डबल हो जाएगा। फर्क कार्डियोकाइनेसिस का 4 स्टेजेस है। सबसे पहला है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और लास्ट है टेलोफेज। चार मेजर डिवीजन में कार्डियोकाइनेसिस होता है। टेलोफेज के बाद डायरेक्ट प्रोसेस बन जाएगा साइटोकाइनेसिस में। यानी जो चीज टेलोफेज में तैयार हो गया है, साइटोकाइनेसिस उस फेज को पूरा तरीके से कंप्लीट कर देगा। टेलोफेज में जाते जाते ऑलमोस्ट 2 सेल में बंटवारा हो जाता है, लेकिन बीच में ज्वाइन रहता है, फरो रहता है। साइटोकाइनेसिस क्या करता है, फरो को पूरा तरीके से डिसअपीयर कर देता है और मेरे पास 2 स्मॉल साइजेस सेल बचे। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है वो फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि किस फेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो पकड़ना पड़ता है। क्वेश्चन अक्सर यही पूछा जाता है, एक डायग्राम दे दिया जाएगा, तुमको डायग्राम देख के पता करना है कि इस डायग्राम में कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो उसको एनाफेज बना सकता है, प्रोफेज बना सकता है, मेटा या टेलो बना सकता है। ये तुमको पकड़ने पड़ेगा। तो उसका 2-3 फीचर्स याद है, ज़्यादा फीचर नहीं, 2 से 3 हर फीचर याद रखोगे, समझ में आ जाएगा कौन सा मेरा फेज है। और अक्सर ये क्वेश्चन को याद है कि जो करंट फेज है, इससे पहले कौन फेज होता या इसके बाद कौन फेज होगा, उस फेज का 2 पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो इसीलिए हर फेज का फीचर्स याद रखें। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली अर्ली प्रोफेज और लेटर प्रोफेज, या बहुत सारे बुक में प्रोफेज ए, प्रोफेज बी दिया। तो एक जनरलाइज सेल में सब ऑर्गेनेल नहीं बनाएंगे, यहाँ जो मेन काम उसी का है। अब वो है मेरा न्यूक्लियस में एक बॉल रहता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। उस बॉल से धागा की तरह जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, इसको बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर। तो सबसे पहला जो डिस्टिंक्ट फीचर देखा जाएगा, और एक और फीचर है वह है मेरा सेंट्रोसोम। ठीक है, ये दूसरा काम है। सेंट्रोसोम सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में रहता है, प्लांट सेल में नहीं रहता है। बाकी न्यूक्लियस तो दोनों में रहता है। प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। इसीलिए प्लांट में जो है एक तरीके का बीच में डिवीजन आया था। एनिमल सेल में फरो बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। तो सबसे पहला फीचर है द क्रोमोसोम हैव बिकम शॉर्ट and thick and are clearly visible inside the nucleus। ये जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर है ये थिक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और थिक हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, धागा टूटने लगेगा, धागा टूटने के बाद धागा छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, थिक भी होगा और
शॉर्ट जो होगा, पहला फीचर है ईच क्रोमोसोम्स आर हैव ऑलरेडी डुप्लीकेटेड। क्रोमोसोम क्या होगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। एक सिंगल क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया डबल क्रोमोसोम हो जाएगा। एक क्रोमोसोम है बन के हो जाएगा डबल क्रोमोसोम। दो, अब जब दो क्रोमोसोम बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस जैसा बनेगा। और बीच में ये अर्ली फेज है। हाँ अर्ली बता है प्रोफेस का। बीच में एक ज्वाइनिंग होगा जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को बोला गया है सिस्टर क्रोमैटिड्स, डुप्लीकेट हुआ है। दो सिस्टर क्रोमैटिड में बीच में एक ज्वाइनिंग होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। द सेंट्रोसोम in animal cells splits into two along with simultaneous duplication of the centriole contained in it. The daughter centrioles move apart and occupy opposite poles of the cell. अब आ जाएंगे सेंट्रोसोम में। क्रोमैटिड का काम हो गया, अब सेंट्रोसोम में। तो सेंट्रोसोम में जो दो सेल रहता है, एक सिंगल रहता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रोसोम में सिंगल सेल जो है बदल के सेंट्रोसोम में सेल रहता है। अब उसके अंदर छोटा सा सेल होता है, छोटा सा पार्ट होता है, वो डुप्लीकेट होता है। तो लिखा the centrosome split into two along with simultaneous duplication of the centriole। तो छोटा सा बॉल टाइप का रहता है, उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। वो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होके अब क्या होगा, एक इस तरफ आ जाएगा और एक वहीं रहेगा, मूव अपार्ट। एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ, नेक्स्ट एंड में चला जाएगा एकदम पोल्स के पास। अब जब लेटर में आ जाएंगे तो लेटर में आने क्या होगा, इससे जो है एक फाइबर निकलेगा। ठीक है, फाइबर निकलना शुरू, उसको बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। पहले शॉर्ट हुआ इस तरीके से बना, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद दोनों ऑपोजिट पोल में चले गए। फिर उसके बाद से वहां स्पिंडल फाइबर सेंट्रल फाइबर तो लेट प्रोफेज है। हाँ वो तो लेट बन गया। The nuclear membrane and the nucleolus disappears। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये ऐसे ऐसे क्या होगा, गायब होना शुरू हो जाएगा और एक बॉल भी जो है गायब हो जाएगा। अब सिर्फ बचेगा बीच में क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स। चार ही बनता है बस, एग्जांपल के चार। तो एक मेरा लास्ट रीजन है इसका प्रोफेसर। तो इसमें दो तीन आइडेंटिफिकेशन लिख लो। पहला आइडेंटिफिकेशन है सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। कैसे पहचाने कि ये मेरा प्रोफेसर, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल्स। Poles. Next point, nuclear membrane and nucleolus disappears। ये दो point of identification, nuclear membrane and nucleolus disappears। ये दो बात बताया कि स्टेज जो है मेरा प्रोफेज। अब आएंगे नेक्स्ट फेज, उसका नाम क्या है, अगला फेज का नाम है ये ज्यादा इनॉग्रेशन फेज नहीं है, छोटा सा फेज है, ज्यादा देर नहीं टिकता है। मेटाफेज, इसका एक ही वे भी नहीं, सिंगल फेज है, शॉर्ट पीरियड में होता है। इसका पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि जो मेरा सेल है, ठीक है, यहाँ भी सेंट्रोसोम और यहाँ भी सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर्स, जो मेरा क्रोमोसोम है पूरा आगे कहाँ लग जाएगा, इक्वेटर में। ये इसका पहचान है। हर सेंट्रोमियर जो जॉइनर है वो एक स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है।
इक्वेटर में एग्जैक्ट, ये मेटाफेज का पहचान है कि मेटाफेज में जितना भी सिस्टोक्रोमैटिड्स है सब इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेंगे। उसका लिख लो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। Chromosomes line up in one plane at equator. Chromosomes line up in one plane at equator. ये हो गया मेरा मेटाफेज। अब सेकेंड लास्ट में आएंगे एनाफेज। एनाफेज भी दो पार्ट में डिवाइड है, अर्ली इंटरफेस में कुछ नहीं होता है नहीं। वैसे इंटरफेज वो G1 S और G2 फेज में वो इंटरफेज है। लेट एनाफेज का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि जो सिस्टोक्रोमैटिड का शेप है, देखो ऐसा है ना, ये मेरा सिस्टोक्रोमैटिड। अभी क्या होगा, जो मेरा सेंट्रोमियर है डिवाइड हो जाएगा, एक से बन के दो हो जाएगा, दो होने के बाद स्प्लिट हो जाएगा, एक अलग और दो अलग अलग, और दोनों का पोलैरिटी सेम है, इसलिए दोनों क्या होगा, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। और रिपेल करने पे जो सेल का स्ट्रक्चर रहेगा, रिपेल मतलब हाँ दोनों, अब जो है सेंट्रोमियर जो है वो दौड़ेगा किसके तरफ, सेंट्रोसोम की तरफ। सेंट्रोमियर अपने जगह पे है। हाँ, उल्टा नहीं जा रहा है इससे। हाँ उल्टे भी जाएगा, सेंट्रोमियर दौड़ेगा, सेंट्रोमियर का पोलैरिटी है वो ना डिवाइड हुआ है आगे। स्पिंडल फाइबर्स में जो है हाँ चिपका हुआ है, वो आधा का स्पिंडल फाइबर इक्वेटर में था सर, आधा करने के वहाँ बाद से डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट होने के बाद स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हुआ, फिर दोनों अपना ये घूम के जाता है क्या है। हाँ टर्न हो जाएगा, और टर्न होने के बाद दौड़ेगा। इस फेज में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, कि डबल हो गया, हाँ टूट गया, ठीक है, क्योंकि बंटवारा करने में आसानी होगा, 46 पाने में आसानी होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 4n। सेंट्रोमियर अटैचिंग द ट्रू क्रोमैटिड्स डिवाइड। अर्ली में क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये अर्ली है। जब लेट में आ जाएंगे तो एकदम करीब आ जाएगा, और करीब आ जाएगा, जहाँ था यहाँ आ जाएगा, ये जो मेरा स्पिंडल फाइबर है शॉर्ट हो जाएगा, अर्ली में पूरा दूर रहेगा। हाँ दूर रहेगा, और लेट में एकदम करीब आ जाएगा सेंट्रोसोम। The two cystochromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite poles pulled by shortening of spindle fibers. Spindle fiber short हो जाएगा, इसीलिए लोग आगे की तरफ भागेंगे। A furrow starts in the cell membrane in the middle in animal cell. यहाँ पर जो है जब लेट स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा है, एक गड्ढा निशानी है कि लोग खींच रहा है, दूसरे को खिंचा रहा है, यहाँ पर इस तरीके का गड्ढा बनेगा कि फाइनल और लेट एनाफेज, ठीक है, यहाँ पर मेरा एनाफेज ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट फेज होगा टेलोफेज। जो प्रोफेज में सामान गायब हो गया था वो टेलोफेज में रीअपियर होगा, जो डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में टेलोफेज में वापस से वो रीअपियर होगा। क्या क्या चीज गायब हुआ था, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद जो मेरा क्रोमोसोम था बन जाएगा
क्रोमैटिड फाइबर और रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर फिर से आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएगा, अपना एक सेंट्रियोल जो है वो रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब दो न्यूक्लियर हो गया, अब दो न्यूक्लियर जो है पोलैरिटी तो सेम होता है, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेगा और खींचेगा, जिसके वजह से क्या होगा फरो जो है और डीपन हो जाएगा। अब बस साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाकी है, ये कंप्लीट करता है कि मेरा ये टेलोफेज है। इसका प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होता नहीं है, नहीं, स्पाइंडल न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस टूटता है उसके जो प्लाज्मा रहता है उसी से निकलता है प्लांट्स के लिए। हाँ, और प्लांट सेल में जो है यहाँ पर फरो नहीं होगा बल्कि एक प्लेट बनेगा, प्लांट सेल है, न्यूक्लियस यहाँ भी, न्यूक्लियस यहाँ भी, यहाँ एक प्लेट बनेगा और प्लेट से टूट गया स्प्लिट हो गया, यहाँ पर फरो होगा, फरो के बाद स्प्लिट होगा, वहाँ प्लेट बनेगा, आज पड़ेगा अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। तो वहाँ पर सेल वॉल होगा नहीं, नहीं यहाँ सेल वॉल नहीं होगा, बाद में रीअपियर होगा सेल। इसका लिख लो, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट, हाँ चलो देखते हैं, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल्स। नेक्स्ट होगा स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, रीच क्या बोलेगा? ऑपोजिट पोल्स। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स, और थर्ड पॉइंट लिख लो, क्लेवेज जो गड्ढा हो रहा है, क्लेवेज फरो, द क्लेवेज फरो स्टार्ट्स डीपनिंग, डीप होता है, द क्लेवेज फरो स्टार्ट्स डीपनिंग। और लास्ट प्रोसेस होगा साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होगा जो फरो डीप हुआ था फर्दर और डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म जो है अलग अलग होगा, इसमें भी 2 है क्रोमोसोम, इसमें भी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। हाँ साइटोकाइनेसिस दोनों अलग अलग होगा। ये मेरा माइटोसिस पूरा कंप्लीट हो गया। मियोसिस का सिर्फ सिग्निफिकेंस है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। फिर भी एक तो बेसिक इंट्रो दे देते हैं, मियोसिस में होता क्या है, बना देना। हाँ, मियोसिस में डुअल रेप्लिकेशन होता है, यानी तो यहाँ पर सिंगल हो गया डिवीजन, एक ही माना डिवाइड, एक ही प्रोसेस चला, लेकिन मियोसिस में जो होगा वहाँ डबल होगा, एक सेल है उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2 है, ठीक है। अब यहाँ जो 2 है होगा क्या है? नंबर ऑफ पेयर दिए, सिंगल पेयर डबल पेयर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेयर में, डबल से मल्टीप्लाई करने के तो यहाँ जो दो सेल बनेगा पहले, तो यहाँ जो डिवीजन होगा इसको बोला जाता है हैप्लॉइड डिवीजन, ठीक है। यहाँ जो डिवीजन होगा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आएगा आधा,
माइटोसिस का प्रोसेस चलेगा मेयोसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेयोसिस से चलेगा। इसमें बनेगा 2 सेल और ऐसा बनेगा 2 सेल और सबका नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा आधा हैप्लॉइड। 23 का हाफ हो जाएगा फिर और नहीं वो वहाँ माइटोसिस का हाफ थोड़ी होगा, फिर बढ़ेगा। माइटोसिस में एवरेज आएगा, जो था वही था। वहाँ पर 2n और 2n मिलेगा, जहाँ n है तो n मिलेगा। इसको बोलेगा माइटोटिक डिवीजन। पहला हैप्लॉइड डिवीजन, उसके बाद सेम जो माइटोसिस में होता है माइटोटिक डिवीजन, बस नंबर ऑफ डॉटर सेल जो है 4 होगा और माइटोसिस में नंबर ऑफ डॉटर सेल 2। क्रोमोसोम जो था माइटोसिस वो डबल होता था, हाँ इसमें डबल नहीं होता। इसमें क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, इसमें डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। फिर डिवाइड कैसे होगा? जो है ना, ठीक है, डबल नहीं किया, क्रोमोसोम स्प्लिट कर दिया ठीक है, तो अपने ही ना आधा हो गया। आधा के फिर अगला जो है हाँ वो तो आधा का आधा करेगा, आधा का आधा करेगा ना, तो इसमें डुप्लीकेशन होगा। फिर होगा हाँ क्या कि अभी पढ़ा ना माइटोसिस में एनाफेज में डुप्लीकेशन होता है। माइटोसिस में हाँ तो क्या नाम होता है माइटोटिक डिवीजन। स्टार्टिंग में मेयोसिस होता है। हाँ स्टार्टिंग में हैप्लॉइड होगा, आधा कर देगा और उसके बाद जो है बाकी का प्रोसेस माइटोसिस। क्योंकि अगर हैप्लॉइड नहीं करता, सोचो अगर 46 का 46 ही रखता तो यहाँ भी 46 होता, यहाँ ही 46। सो फादर से मिला 46, मदर से मिला 46, प्रोजेनी में कितना होगा 92। इंसान तो पैदा नहीं हुआ, इसीलिए जो है उसको आधा कर दिया। सेकंड साथ नहीं और नंबर 92 तो होता ही नहीं, तो शायद कोई और कीड़ा मकोड़ा है, हां कीड़ा तो 92 है, तो इसलिए 23 प्लस 23 जो जाइगोट होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम में वो बन जाएगा 46 पे। ये है मेरा माइटोसिस का ब्रीफ। अब आ जाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, लास्ट पार्ट है। माइटोसिस डिवीजन कौन सा दिखेगा क्या वाला? हाँ क्या नाम है इसका? माइटोटिक डिवीजन। पहला सिग्निफिकेंस क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ये क्रोमोसोम नंबर को जो पहले में आधा कर दिया। इन गैमेट सेक्स सेल सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर ऑफ 2n इज रिस्टोर्ड, जितना ओरिजिनल होता है वही रहना चाहिए। इट प्रोवाइड फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स व्हिच ऑकर्स इन 2 ways। यहाँ जीन्स का मिक्सअप होता है, फादर का जीन्स कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, मदर का जेनेटिक कॉम्पोजिशन कुछ और है। जब दोनों मिलता है तो उसको बोला जाता है, देखो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम बना हुआ है, एक फादर का एक मदर का। जब मिला तो यहाँ पर वो अपना छाप छोड़ दो, येलोइश पार्ट जो है यहाँ पर छोड़ दो, इसका मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पर भी दे दी। As they separate from homologous pair, while the maternal and paternal chromosomes are separating, the chromatin materials very often gets exchanged between the two number of homologous pair। मदर फादर का क्रोमोसोम अलग रहेगा, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब ज्वाइन करेगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ दोनों में एक्सचेंज कर दिया जाएगा। This is known as crossing over, which result in genetic recombination। और इस क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वापिस से बच्चे के अंदर जो है एक नया जेनेटिकल लैंग्वेज डेवलप होता है, एक नया जेनेटिकल कंपोनेंट डेवलप होता है। बच्चे जो पैदा हो वो हाइब्रिड हो, माँ और बाप दोनों के अंदर उसको खूबी होगा, लेकिन एक जो है फिजिकल अपीयरेंस किसी और का होगा, अंदर पे किसी और का होगा। बस यही तक मेयोसिस नहीं है